जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राकेश नेगी है और मैं आधार आईएएस अकेडमी देहरादून का संस्थापक निदेशक तथा अन अकेडमी में जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का वन ऑफ द टॉप जीएस एजुकेटर हूं। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश नेगी जीएस गुरु पे, जहां पर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जीएस यानी सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही रोचक वीडियोस लेकर के आता हूं और बहुत ही टारगेटेड कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो सबसे पहले तो यह जो वीडियो है ये खास तौर पर उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है। और जैसा कि आप वीडियो की हेडिंग में देख सकते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस की वैकेंसी निकल चुकी है और अब उत्तराखंड में ऑफिसर बनने और का सपना होगा साकार। ये बनाने का सपना तो हम लोगों का हो जाएगा साकार, आपका बनने का सपना साकार होगा। एसडीएम, डीएसपी जैसे पोस्ट के बारे में आपने सुना होगा कि अगर आपको उत्तराखंड में अधिकारी बनना है तो आपको पीसीएस की परीक्षा को पास करना होता है। और विज्ञप्ति की सारी बातें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। हमारे उत्तराखंड के अभ्यर्थी बहुत भोले भाले होते हैं, विज्ञप्ति को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं और फॉर्म भरते वक्त काफ़ी सारी गलतियां कर बैठते हैं। तैयारी की किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए, उस रणनीति को शुरुआत में बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो बस उसी चीज़ के संदर्भ में उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा का ये जो दौर है, पूरा का पूरा दौर मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा अनेकों वीडियोस के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मैं जब भी उत्तराखंड पीसीएस के लिए कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो वो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो आइए सीधे चलते हैं और सीधे बात करते हैं इस विज्ञप्ति के बारे में जो ये लोक सेवा आयोग ने प्रकाशित किया है अपनी वेबसाइट पर। तो ये जो विज्ञप्ति है मैं इस विज्ञप्ति से संबंधित आपके साथ सारी चर्चा करूंगा। आप सब ने ये विज्ञप्ति देखी होगी। तो देखिए, आज का वीडियो मैं बहुत सीमित रखूंगा ताकि आप मोटे मोटे तौर पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी इस विज्ञप्ति को थोड़ा बहुत अध्ययन करें। 90 पन्नों का आप देख सकते हैं कि ये विज्ञप्ति जारी किया जा चुका है। अब 90 पन्नों की एक एक बात को सर हमको अध्ययन करना चाहिए या नहीं, तो मेरे स्तर पर तो देखिए, एक अधिकारी जो बनता है तो उसको सरकारी नौकरी में ऐसी ही पीडीएफ्स का अध्ययन करना होता है और वो इससे भी खतरनाक होती हैं। तो आपको, मेरे को लगता है कि ज़रूर आपको अपने स्तर पर इस पीडीएफ का अध्ययन करना चाहिए। एक एक शब्द का मूल्यांकन करिए ताकि आपकी तैयारी में, रणनीति में कोई कमी ना आए। जितने अच्छे से अध्ययन करेंगे उतना आप जान पाएंगे कि आपको किस प्रकार से विज्ञप्ति में आवेदन भरने से लेकर के अंतिम क्षण तक क्या गलतियां नहीं करनी हैं। तो यह विज्ञापन संख्या यहाँ पर लिखा गया है और वेबसाइट आपका www.ukpsc.gov.in है। इस वेबसाइट पे जा कर के आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस विज्ञप्ति पर सबसे ऊपर की 3 लाइन पर खास तौर पर फोकस करना है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि थी 10 अगस्त, यानी कि आज। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है आपकी 30 अगस्त, यानी आपके पास 20 दिन है जिसमें आप रात को 30 अगस्त की रात को 12 बजे से पहले अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा। उसके पश्चात आपका एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। तो 30 अगस्त की तिथि को आप अपने दीवार पे लिख दीजिए। हो सके तो जितना जल्दी हो सकता है अपने निकटतम ऑनलाइन सेंटर में आप जा सकते हैं। आप लैपटॉप से भी इसको भर सकते हैं, मोबाइल से भी भर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन ही इसका एकमात्र जरिया है। ऐसा नहीं कि आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे फॉर्म खरीदेंगे, नहीं, केवल ऑनलाइन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा ukpsc.gov.in। और सर, सरकार तो हमारी बहुत अमीर है, अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन के लिए थोड़ा बहुत शुल्क भी वसूल रही है। अब क्यों वसूल रही है आप समझ सकते हैं, खर्चा होता है काफ़ी सारा। और किसको कितना पैसा जमा करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा और किसको इसमें छूट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हे गरीब जनता, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग के द्वारा होगा, डेबिट कार्ड के द्वारा होगा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा होगा। देखिए, क्रेडिट कार्ड तो सबके पास होता नहीं है, पर डेबिट कार्ड सबके पास होता है। आपके पास नहीं होगा तो अपने किसी परिचित से करवा लीजिएगा या नेट बैंकिंग के माध्यम से इसको करवाइएगा। अगर आपको यदि नहीं आता है तो किसी विश्वसनीय साइबर कैफ़े वाले से ही करवाएं। अभी देखिए, साइबर कैफ़े वाले भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते हैं नहीं,
फॉर्म फिल करते वक्त बहुत सारी गलतियां वो कर सकते हैं, और हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो भाई हैं, भाई बुला हैं, तो उनको दिक्कत आ सकती है, उनका फॉर्म गलत भर सकता है। तो ये ध्यान दें कि आप अपने आवेदन पत्र को भरते वक्त सामने खड़े हों। ऐसा नहीं है कि पापा को बोल दिया, मम्मी को बोल दिया, भाई को बोल दिया कि मेरा पीसीएस का फॉर्म भर दीजिए। देखिए, अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसको अपना फॉर्म भी नहीं जमा करना आएगा तो फिर मुश्किल तो हो ही जाएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए फॉर्म फिल करने की सबसे पहले तो। और ध्यान दें कि अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर गुप्त रखें, बाद में चेंज कर दें या कुछ इस तरीके की प्रकृति कर दें, या फिर साइबर कैफ़े वाले अपने उससे पेमेंट कर देते हैं तो उनको पैसा दे दें, लेकिन विश्वसनीय हो, यह ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बेरोजगारी चरम पर है, कोई भी किसी का फ़ायदा उठा सकता है। आप अधिकारी हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये तो चीज़ आपको सबसे पहले सीखनी है। अब इस 90 पेपर के पीडीएफ के अंदर सर मुझको क्या क्या बातें याद रखनी है, जैसे यहाँ पर से ही शुरू हो जाता है अति महत्वपूर्ण निर्देश। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि रिट विट आपको आरक्षण का क्या प्रावधान इसने बोल रखा है। ऑनलाइन आवेदन से पहले भली भांति अध्ययन करें, इस शब्द को देख लीजिए। जितने भी विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देश हैं, इसको भली भांति अध्ययन कर लें, गलती ना करें भाई। 30 अगस्त 2021 अंतिम तिथि है आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरने की, सुनिश्चित करने की। इसको आप ज़रूर ध्यान दें। और ये जो आवेदन है ये सिर्फ प्री यानी कि प्राथमिक प्रारंभिक जो परीक्षा है उसके लिए है, मेंस और राइटिंग इंटरव्यू के लिए ये नहीं है। उसके लिए तो बाद में आएगा जब आप उत्तीर्ण करोगे इस परीक्षा को। और यहाँ पर से मैं ये चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां, 10वां, 11वां बिंदु, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां सब आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपको इसमें दिक्कत होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस बिंदु को मुझे नहीं समझ में आया, मैं अलग से आपको इसको वीडियो बना करके समझा दूंगा, मगर ये अभी मेरे लिए समझाने का नहीं है। अब जिस पर हमको इंटरेस्ट है कि सर पद कितने हैं, रिक्तियाँ क्या है सर, और विभागवार विवरण, कौन कौन से विभाग में पीसीएस के माध्यम से हम अधिकारी बन करके जाएंगे। ये तो बड़ा मज़ेदार है। क्या सर एसडीएम यानी कि जो हमारे जिला अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उप जिला मजिस्ट्रेट होते हैं एसडीएम, आपको पता है कि पीसीएस के माध्यम से सबसे बड़ा पद एसडीएम का होता है। तो सर आप लोगों के लिए, आपके लिए एक निराशा की बात यहाँ पर है कि इस विज्ञप्ति में मुझे एसडीएम यानी उप जिला जो अधिकारी हैं उनका पद नहीं दिखता है। इसमें जो सबसे सर्वोच्च पद मुझे जो दिखता है वो पुलिस उपाधीक्षक का पद दिखता है, यानी कि डीएसपी जिसको कहते हैं, डीएसपी। तो अफसोस उत्तराखंड के अंदर एसडीएम की विज्ञप्ति नहीं है। इसका आप विरोध करें या जो भी करें, आप युवा लोग हों, लेकिन महोदय इसका हमारे पास एसडीएम का भी पोस्ट होना चाहिए था। अब ये तो दुविधा का विषय है। 10 पोस्ट हैं आपकी डीएसपी की, जिसमें से सामान्य वर्ग को 6 पोस्ट है। इसी प्रकार से वित्त अधिकारी के 11 पोस्ट हैं, परिवहन अधिकारी के 11 पोस्ट हैं, सहायक निदेशक उद्योग प्रबंधन लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम 17 हैं। तो इस तरीके से आप ये सारा पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। आरक्षित सीटें कितनी है इन टेबल्स में लिखा हुआ है, और आप अपना जिस भी वर्ग में आप आते हैं, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आते हैं, या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर आते हैं, या पूर्व सैनिक आते हैं, या फिर स्वतंत्रता संग्रामी आते हैं, या फिर दिव्यांग में आते हैं, या उत्तराखंड महिला में आते हैं, जो भी आप आते हैं आप अपने स्तर पर अध्ययन कर सकते हैं इस टेबल को। इसके लिए भी देखो, पूरा टेबल समझाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा तो अलग से ही लगाना पड़ेगा। आप करिए, उसको समस्या आएगी कमेंट में लिखिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। यानी कुल कितनी है, कुल संख्या है रिक्तियों की 224 संख्या है। तो मेरे दृष्टिकोण से ठीक ठाक है भाई। 5 साल के बाद आपको ये पोस्ट मिल रही है, तो 5 साल के बाद तो वैसे कम से कम 800-900 पोस्ट होनी चाहिए थी उत्तराखंड के अंतर्गत, मगर हे देवभूमि, हे प्रभु कल्याण हो। 224 है, जो मिल रहा है खुश हो जाओ, क्योंकि 5 साल से तो ये भी नहीं मिल रहा था। इसमें जनरल की यानी अनारक्षित सीटें हैं 129, तो जनरल के लोगों को लिए फाइट तो है ही यहाँ पर।
ठीक है। हाँ, राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। घटाई तो ना जाए सर, बढ़ा दें तो अच्छा है, कल्याण हो जाएगा हमारे युवाओं के ऊपर। तो सर बढ़ाने के ऊपर आप लोग दबाव बना सकते हैं सरकार के ऊपर, खास तौर पर एसडीएम के पोस्ट को इंक्लूड करने के लिए आप इस पर ज़रूर दबाव बना सकते हैं। सरकार के ऊपर क्या नहीं किया जा सकता है, चुनाव वर्ष है भैया। यह विज्ञप्ति भी चुनाव का ही हो सकता है कि विज्ञप्ति निकाल देते हैं, करा देंगे पेपर, 6-8 महीने साल भर लग जाएंगे पेपर कराते कराते, फिर रिजल्ट निकालते निकालते, फिर मेंस का पेपर कराते कराते, इंटरव्यू कराते कराते, कोई बात नहीं, 2024 के इलेक्शन से पहले पहले कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। खैर उम्मीद है सरकार जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को संपन्न करेगी और ये पद स्वरूप आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, पुलिस अधीक्षक के लिए क्या अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता आवश्यक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे पद हैं जिसमें हमें सिर्फ सामान्य स्नातकोत्तर यानी स्नातक की से अलग भी कुछ चीज़ें आवश्यक हो सकती है, यानी नॉर्मल ग्रेजुएशन से हट करके हमें कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत हो सकती है। तो इसको आप जिस पद के लिए आपकी प्राथमिकता है आप उसको ज़रूर देखिएगा। इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। वित्त अधिकारी के लिए क्या आपकी शैक्षणिक अर्हता है, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के लिए क्या चाहिए आपको, ठीक है, तो जिला आपूर्ति अधिकारी के लिए क्या चाहिए, विपणन अधिकारी के लिए क्या चाहिए, खंड विकास अधिकारी के लिए आपको क्या चाहिए, सहकारिता के प्रबंध सहायक निबंधक के लिए क्या चाहिए, तो ये आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं दिया गया है। तो शैक्षिक अर्हता आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ देता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा दावपेच नहीं है। किसी को कोई समस्या आएगी किसी पद से लेकर के कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, शारीरिक मापदंड। यह शारीरिक मापदंड पुलिस उपाधीक्षक के लिए है, यानी कि डीएसपी की जो पद है, पुलिस में जाना है तो भैया शारीरिक मापदंड तो होने ही चाहिए ना। अब आप चल दिए बिना शारीरिक मापदंड के तो फिर समस्या हो सकती है वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थियों की हाइट कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई का मतलब हाइट, और सीने का माप कितना होना चाहिए, छाती चौड़ी पहाड़ी की। ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, ध्यान दीजिएगा सर। तो सामान्य वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 167.7 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर नहीं है भैया, और इंच भी नहीं है। तो ये सेंटीमीटर से ही फीता नाप लेना भाई, है ना। किसी अच्छे जगह पर चेक करा लेना, आसपास आपके निकटतम कोई अगर पुलिस केंद्र है जहाँ पर पुलिस लाइन है या कुछ ऐसा, तो वहाँ से भी आप चेक करवा सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए 162.6 सेंटीमीटर। अब ये क्लियर कर लीजिएगा भैया, आपका जिला पर्वतीय क्षेत्र में आता है या नहीं आता है, और 147 सेंटीमीटर है महिलाओं के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो जाएगा। सीने का मापदंड पुरुषों के लिए अनुसूचित जाति और पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और इसमें गैस फुला दो आप, सांस फुला दो तो 81.5 सेंटीमीटर। सामान्य वर्ग के लिए थोड़ा सा सीना ज़्यादा चाहिए। अरे क्यों चाहिए होगा यार, ये अनुसूचित जाति वालों के लिए सीना कम क्यों चाहिए और सामान्य वर्ग वालों के लिए ज़्यादा क्यों चाहिए? अरे कोई और चक्की का आटा खाते हैं क्या? खैर ये तो आप ही जानते होंगे क्यों चाहिए, लेकिन हाँ अपने अपने मापदंड आप चेक कर लीजिए। 2 सेंटीमीटर के आसपास लगभग सामान्य वर्ग का बिना फुलाए सीना ज़्यादा होना चाहिए, और फुलाने के बाद में उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थी के लिए है। ओहो, पुरुषों के लिए नहीं है सर? नहीं, क्योंकि पुरुष तो होते ही हैं मोटे तगड़े। महिलाओं के लिए है न्यूनतम 45 किलोग्राम। तो जो महिलाएं 40, 42, 43, 44 पर अटकी हुई हैं, भाई खाना खा लो थोड़ा सा, ठीक है, खाना खा लो थोड़ा दबा के, बढ़िया खाना खाओ, रोज़ खाना खाओ। क्योंकि अब आप बोलोगे कि जब मेरा फिजिकल होगा तभी खाना खाऊंगे, तो फिर वो संभव नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत अपना वेट बढ़ा लीजिए, ठीक है। आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु की गणना जो होगी 1 जुलाई 2021 मानी जाएगी, यानी कि अभ्यर्थी 1 जुलाई 2021 को उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु उसकी होनी चाहिए कितनी? 42 वर्ष। तो 21 से 42 वर्ष के बीच में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो
आप 1 जुलाई 2021 को 42 साल से कम और 21 साल से ज़्यादा, 21 पूर्ण होना चाहिए और 42 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका जन्म अगर 2 जुलाई 1969 से पूर्व या 1 जुलाई 2000 के बाद का होगा तो आपको नहीं लिया जाएगा। फिर से बता रहा हूं, जो लोग अपना हैप्पी बर्थडे 1 जुलाई 2000 के बाद मतलब 1 जुलाई चल जाएगा, 1 जुलाई 2000 के बाद अगर आप 2 जुलाई को होंगे तो भैया नहीं होगा। 2 जुलाई 2000 को के बाद पैदा होंगे तो आप 21 साल से कम माने जाएंगे। और अगर आप 2 जुलाई 1979 हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, 79 समझ लो, 1979 से पहला पैदा हुए 2 जुलाई 1979, यानी आप 1 जुलाई 1979 या 1 जुलाई या आप 30 जून 1979 के हैं तो सर आप हो गए हैं बुड्ढे, तो सर आपके लिए ये छूट नहीं है। हालांकि अधिकतम आयु सीमा में कुछ छूट है, रिजर्व कैंडिडेट, आरक्षित कैंडिडेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सीधा आ जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, तो उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति SC ST OBC के लिए अभ्यर्थियों के शासनदेश संख्या दिनांक 21 मई 2005 द्वारा 5 वर्ष की छूट है सर, ठीक है। और दिव्यांगों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है सर, स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है सर। तो सरकार इन लोगों को आपको छूट है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए 42 साल है, बाकी के लिए कितना हो गया बताओ, 42 + 5 कितना होता है, 47 वर्ष। तो रिजर्व्ड आरक्षित कैंडिडेट के लिए 21 साल न्यूनतम हो जाएगी और 47 अधिकतम हो जाएगी, याद रखिएगा जी। बाकी ये सारा का सारा आप पढ़ लीजिएगा। तो आरक्षण के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, आप लोगों को सब कुछ पता है आरक्षण के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में नहीं आऊँगा। चरित्र और टिप्पणी, भैया चरित्र प्रमाण पत्र ठीक ठाक होना चाहिए, देख लीजिएगा। वैवाहिक परिस्थिति के क्या नियम कानून है वो भी देख लीजिए, और शारीरिक स्वस्थता के नियम कानून भी आप देख लेंगे। हाँ, ऑनलाइन आवेदन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन आवेदन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको ऑनलाइन आवेदन तक का मैं आपको ये वीडियो बना करके दूंगा, उसके बाद सिलेबस वगैरह क्या फॉर्मेट है, क्या कैसे आप पास होगे प्री में, कितने नंबर लाने हैं, इसके ऊपर एक वीडियो और मैं बना सकता हूँ, ठीक है जी। तो ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, तो ukpsc.net.in की वेबसाइट ऑलरेडी दे रखी है, या ukpsc.gov.in इस वेबसाइट पर आप जाइए, ठीक है। मेन्यू बार होगा ऊपर, उसमें हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें। हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करोगे तो जो भी आपको बातें नीचे दिख रही होंगी बस पढ़ते जाइए सावधानी पूर्व, और उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करें, ठीक है। लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड, ये सब ध्यान दीजिएगा। पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लॉगिन डिटेल्स रखोगे और पासवर्ड बनाओगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में इसको रखना है। इसके लिए कैसे लॉगिन अप्लाई करना है उसका एक वीडियो में बना करके फिर से डाल दूंगा, ठीक है जी। कौन सी चीज़ जो यदि भरी हुई जानकारी सही है तो टिक सबमिट, ठीक है, करें। एडिट करना है, कुछ परिवर्तन करना है तो एडिट डेटा पर क्लिक करें और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें, है ना। तो ये लॉगिन की डिटेल्स हैं, ये लॉगिन डिटेल्स आपको नहीं आएगा तो आप कृपया करके किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ही करवाएं, आपका फॉर्म गलत, जिंदगी गलत खराब हो जाएगी। ये मौका बार बार नहीं आएगा सर, पंचवर्षीय योजना में एक बार आ रहा है, इसलिए 1 2 दिन 4 दिन आप डमी प्रैक्टिस कर लो, ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो, चल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी सबके पास होना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो गई है तो आप कुछ गड़बड़ हो गया है फ़ोटो सिग्नेचर, तो आप ukpschelpline.@gmail.com पर भी आप अपने सत्यापन को भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को एडिट अपडेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसमें कोई अपडेशन नहीं होगा। बाकी फीस जमा कर लीजिएगा, फाइनल सबमिशन कर लीजिएगा। हाँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सर आपको कितना पैसा देना है। तो अनारक्षित जनरल कैंडिडेट को देना है
₹76.55। अरे 55 पैसा काहे डाले सर, ऑनलाइन में चल जाता है ना, क्योंकि आपको छुट्टा तो देना नहीं है। ठीक है, इसकी चिंता मत करना कि 55 पैसा अलग से कहाँ से ले जाऊंगा सर। तो टैक्स है, कर, ओहो स्टूडेंट से टैक्स, वो भी सरकारी नौकरी भरने के लिए। हाँ जी सर, टैक्स नहीं दोगे तो फिर आपके लिए पक्की पक्की सड़क कैसे बनेगी, ऑल वेदर रोड क्या कैसे बनेगी भाई। तो अनारक्षित के लिए 176.55, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी उतना ही है। हाँ, एससी और एससी के लिए, एसटी एससी के लिए 86.55 है। कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए उतना ही है 176.55। दिव्यांग लोगों के लिए काफ़ी कम है 26.55, यानी उनके लिए शुल्क नहीं वसूला जा रहा है पर टैक्स तो देना पड़ेगा। अरे ये बड़ा चंबा चीज़ देख रहे हैं सर, ऐसा भी होता है कि कोई फीस नहीं देना है पर टैक्स देना है। हाँ देखिए, ये हो तो रहा है, दिव्यांगों के साथ ही हो रहा है। सिर्फ उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, यानी कि जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं और उत्तराखंड में ही हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बस इन्हीं को है पूरी की पूरी छूट। तो फीस आप पैसा भी रखिएगा, जेब ढीली करिएगा, ठीक है। और उसके बाद सर अभ्यर्थी के लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, आपको जो भी जानकारी चाहिए आप ये एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस को आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद थंब इम्प्रेशन ये सब में मैं अभी नहीं जाऊंगा, इसके लिए अलग से वीडियोस बनाई जा सकती है। अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तो आपके आवेदन तक के लिए है। और इससे नीचे मैं सीधा सीधा आता हूँ, जोन ऑनलाइन फॉर्म में आपको नगर का कोड पूछ सकता है, तो नगर के कोड आप ये देख लीजिएगा, आप किस नगर से हैं तो वो कोड आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो नगर कोड इम्पॉर्टेंट है। और परीक्षा योजना किस प्रकार की है, पहले होगी एक प्रारंभिक परीक्षा प्री, फिर होगी एक मुख्य परीक्षा मेंस, और उसके बाद होता है एक इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 200 नंबर का है, मेंस आपका 1500 नंबर का है तो 1700 हो गए, और प्री आपका 300 नंबर का है, ठीक है। तो प्री सबसे पहले देना है, ये विज्ञप्ति प्री की है। तो जब मैं इसके लिए सिलेबस का एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें और डेप्थ में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप शुरू से ही जान लोगे ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो भैया भटकोगे नहीं। अधिकतर मार्केट ऑनलाइन ऑफलाइनों में भटकाव है, वो ज्ञान नहीं देते हैं जो पेपर में आ रहा है, जो एग्ज़ाम चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। पुराने लोगों ने तैयारी करी है, वही पुराना घसीटा पसीटा पढ़ा रहे हैं, और उससे फिर आप लोग जो उत्तराखंड के भोले भाले युवा हैं, जो बेसिक शिक्षा आप ग्रामीण व्यवस्था से पढ़ के निकल रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है अधिकारी बनने का। जो लोग CDS, CAPF, SSC, बैंकिंग, ISP बाहर दिल्ली विल्ली ऑनलाइन अनअकैडमी इन पे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ रहे हैं, इनका प्रभुत्व ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनका जो कंटेंट कवरेज है वो ज़्यादा है। इसलिए आप बचिए, आपको ऐसे कोर्स तक पहुंचना पड़ेगा जो कि पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी पढ़ा दे और आपको बोल दे कि यही आता है, मैंने भी दिया है, तो सर इस पर विश्वास मत करिए। प्रैक्टिस करिए, पुराने पेपर्स को भी देखिए और देखिए आप वो सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उत्तराखंड में नए पैटर्न के आधार पर इंग्लिश मीडियम वालों का या शहरी बच्चों का प्रभुत्व ज़्यादा रहा है PCS में। आप पिछला 2 PCS आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वाले निकल रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो अच्छे जगह से तैयारी करते हैं, कंटेंट अच्छा है, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी कंटेंट की बहुत है। तो ये चीज़ आपको अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी यदि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी कदम से कदम ताल मिला करके चले। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लोगों के लिए पूरा आप भी आगे हैं, लेकिन कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है। 5 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा आप समझ सकते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पेपर का लेवल बहुत उच्च आ सकता है और बहुत विविध आ सकता है। विविध का मतलब होता है वैरायटी, आपकी उस पाठ्यक्रम तक पहुंच होनी चाहिए, आपको अपना पहुंच बनाना पड़ेगा, इतिहास का पहुंच बनाना पड़ेगा, भूगोल का पहुंच बनाना पड़ेगा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पहुंच बनाना पड़ेगा, जो यहाँ के मार्केट की बहुत बड़ी कमजोरी है इकोनॉमिक्स, है ना। विज्ञान की कमजोरी है, तार्किक विज्ञान की कमजोरी है, करंट अफेयर का विश्लेषण का कमजोरी है, पर्यावरण को विश्लेषण का कमजोरी है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर
हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी युवा अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा कि इसमें सामान्य अध्ययन का एक पेपर है, 150 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 150 नंबर का पेपर होगा, ये 2 घंटे का। फिर सामान्य बुद्धिमत्ता का परीक्षा जो है, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का है यहाँ पर, तो ये 150 नंबर का है ये भी, लेकिन 100 ही सवाल आएंगे, एक सवाल 1.5 अंक का होगा, ये भी 2 घंटे का, यानी टोटल 4 घंटे लगेंगे आपके। 300 नंबर का पेपर है। यहाँ ये नोट जरूर दें कि इस बार प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही क्वेश्चंस आएंगे और जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना है, यानी ये पेपर आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेरिट आपकी बनेगी इस पेपर से। तो 33% जनरल एप्टीट्यूड सामान्य बुद्धिमत्ता में लाना है और उसके बाद तब इस पेपर को देखेंगे। पहले ये पेपर चेक होगा, 33% आपके पास है तो अंदर है, उसके बाद इस पेपर में आपकी कितनी मेरिट आती है, मेरिट उसके आधार पर आपका चयन होगा, यानी ये क्वालिफाइंग है। और सर जनरल स्टडीज जितना स्ट्रॉन्ग जिसका जनरल स्टडीज जीएस होगा उसी के सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये केवल विज्ञप्ति है, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखें, कमेंट करें मुझे, और क्योंकि हम लोग भी पीसीएस वगैरह के लिए पढ़ाते हैं तो जुड़े रहिए हमसे और आपके लिए कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।